दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 जो कि संधारित्र तथा परावैद्युत है, पार्ट 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने वैद्युत विभव का पार्ट 1 एवं पार्ट 2, उसके साथ साथ टारगेट बैच में मैंने पूरा अध्याय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बिना स्किप किए हमारे वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जो कि कुमार मित्तल की बुक्स का है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो संधारित्र तथा परावैद्युत में जो हम लोगों का टॉपिक है, इसमें जो हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग है, वो हम लोगों का चालक तथा विद्युत रोधी तो पहले हम किसकी बात करेंगे? चालक की। तो चालक क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, यानी वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। इसमें नेट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग कि जो चालक होते हैं, चालक में मुक्त आवेशों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ या इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत। देखिए हमारा चैप्टर नाम क्या है? परावैद्युत ना। तो यहाँ क्या होता है? विद्युत रोधी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी वे पदार्थ क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ। उसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसका यदि एग्जाम्पल लिखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रबड़, कांच, प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी और वायु। ये हमारा क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ होता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या होगा? रबर, कांच, प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी और वायु। धागा भी हो सकता है, पेन, प्लास्टिक, ये सब जितने भी रहेंगे इसमें क्या होगा? हम लोगों का ये क्या रहेगा? परावैद्युत रहेगा, यानी इसमें क्या होंगे? धारा प्रवाह नहीं होगा। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होता है? देखिए वैद्युत धारिता क्या होता है? किसी चालक की वैद्युत धारिता, समझिए क्या होता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता,
उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण, वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप है। यानी क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप है। संग्रहण करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करने की माप है। या दूसरी भाषा में गणितीय रूप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गणितीय रूप में क्या होगा, यदि हम मान लें कि माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर क्या होगा कि माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन या विभव में वृद्धि भी हो तो क्या होता है कि क्यों प्रोपोर्शनल हम लोगों का होता है भी। चूंकि जब क्यों का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, भी का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है क्यू इक्वल टू सी भी। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ क्यू एक नियतांक है, क्यों क्या है यहाँ पे नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो यदि हम यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाई भी, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी। तो यहाँ से किसका परिभाषा बन जाएगा, यहाँ से किसका दूसरा परिभाषा बन जाएगा, किसी चालक को दिए गए आवेश क्यों, क्या कहेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश क्यों एवं विभव वृद्धि भी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता। किसी चालक को दिए गए आवेश क्यों तथा उस चालक में होने वाली विभव में वृद्धि भी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता, पुनः सुनिए क्या होता है। देखिए धारिता कहने मतलब ये होता है कि यह जैसे मान लीजिए कि एक कटोरा है, उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारा पास क्या है, कटोरा है, तो उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, जितना पानी भरेंगे वह उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। तो उसी क्षमता का हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। एक परिभाषा यहाँ से है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप है। यानी वह कितना लीटर आवेश या कितना आवेश को संग्रहित कर सकता है। तो जितना आवेश को वह संग्रहित करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत धारिता कहलाएगी। यहाँ से ये हुआ। और यहाँ से प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी चालक को जो हम क्यों आवेश देते हैं तो उसकी विभव में क्या होता है, भी वृद्धि होता है। यानी जब क्यों का मान बढ़ाएंगे तो भी का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तब यहाँ से क्या होगा, प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक नियतांक आता है सी क्या होती है, यही सी जो हमारी होती है वैद्युत क्या होती है, धारिता। तो यहाँ से एक परिभाषा हमारा क्या बन जाएगा कि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर होने वाली विभव वृद्धि भी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारिता सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत धारिता सी। तब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट। यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, सी का मात्रक। तो सी का मात्रक देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका जो मात्रक होगा, देखिए क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम और भी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका एक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका एक प्रमुख मात्रक
इसका एक प्रमुख मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। इसका एक प्रमुख मात्रक क्या होता है? फैरड। फैरड। इसका जो संकेत होता है कैपिटल एफ। इसका प्रमुख मात्रक क्या होता है? फैरड एफ। तो यही पे इसका हम बीमा भी देख लेते हैं। यही पे इसका हम क्या देख लें? बीमा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम, देखिए यहाँ से बीमा इसकी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? कूलाम की बीमा, और यहाँ किसका निकालेंगे हम लोग? वोल्ट की बीमा। तो कूलाम की बीमा जो होती है वह होती है, क्या होती है? एटी। हम जानते हैं कूलाम क्या बीमा क्या होता है? ए व टी बटा के। कूलाम का बीमा ये हो गया, और बटा क्या होगा? देखिए वोल्ट का, यानी वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू होता है। तो डब्ल्यू का क्या होता है बीमा? डब्ल्यू मतलब क्या होता है? कार्य, यानी जूल। तो जूल की बीमा पहले निकाल लें हम लोग। तो जूल की बीमा क्या होती है? यम यल टू टी माइनस टू। ये देखिए हो गया जूल प्रति कूलाम। तो कूलाम कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी ये कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए एम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एम माइनस वन। एल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एल माइनस टू। एल माइनस टू। टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? दो दो कितना हो जाएगा? 4। दो दो 4, और एक पावर कितना हो जाएगा? 2, ए के पावर 2। ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। यानी कि बीमा क्या होगा? 80। यानी कि देखिए यहाँ से क्या होगा? देखिए कूलाम है तो कूलाम का ये हो गया वोल्ट, यानी विभव और वी और आर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ क्या करेंगे? डब्ल्यू अपान क्यू। तो क्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो दो क्यू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या? कार्य। और कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू। और ये क्या होगा? 80 का स्क्वायर। सो यहाँ से जब हम लोग इसका बीमा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी के पावर 4 और ए 2। ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप है, जिसका संकेत क्या होता है? कैपिटल सी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। और इसकी बीमा क्या होती है? एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी 4 और ए 2। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है विलगित गोलीय चालक की धारिता। यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इसमें क्या होगा कि मान लेंगे कि एक विलगित गोलीय चालक है। देखिए क्या लिखेंगे कि इसमें मान लेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए है। जिसकी त्रिज्या क्या है? ए है। इसकी त्रिज्या सब क्या है? ए है। इसको प्लस क्यू आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या होगा? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चूंकि चालक है, चालक में आवेश कहाँ रहता है? पृष्ठ पर। और अचालक में कहाँ रहेगा? इसके अंदर। तो चालक है तो कहाँ रहेगा? बाहर। ये केंद्र मान लेते हैं, वह त्रिज्या ए है। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं कि माना एक विलगित गोलीय चालक माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है? ए है। जिसकी त्रिज्या ए है। फिर क्या करेंगे कि जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा क्या लिखेंगे? तथा यह विलगित गोलीय चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है।
तब क्या होगा, केंद्र O से A मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर पृष्ठ पर विभव यानी केंद्र O से A मीटर की दूरी पर क्या है, प्लस की वजह से, तो इसके पृष्ठ पर हम लोग विभव निकालेंगे, कितना होगा, V इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, और के प्राप्तांक तो यहाँ कितना आ जाएगा, के Q/R, यानी क्या होगा Q/A। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चूंकि धारिता के परिभाषा से क्या होता है, Q बराबर सी भी, क्या होता है Q बराबर सी भी, तो C बराबर कितना आएगा, Q/V। C बराबर कितना आ जाएगा, Q/V, तो V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C बराबर Q/1/4πε0 के क्या होगा, Q/A, तो यहाँ से Q कट जाएगा, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, यानी C इक्वल कितना होगा 4πε0 के A फैरड। ये हमारा क्या हो गया, विलगित गोली चालक की धारिता। जब चालक कहाँ होगा, जब चालक निर्वात अथवा वायु में होगा, तब वहाँ पे के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब के वैल्यू 1 रखें तो कितना होगा, C इक्वल टू 4πε0A, 4πε0A। ये हमारा क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता है। ये हमारा क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता। करना क्या है कि मान लेंगे कि माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या A है, इसको प्लस क्यू आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तथा यह किसी ऐसे माध्यम रखा है जिसका परिवर्तन कितना है, K है। तब क्या होगा कि केंद्र O से A मीटर दूरी पर इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/A। Q/R होता है, तो लेकिन त्रिज्या क्या है यहाँ पे A है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, A हो जाएगा। धारिता की परिभाषा से क्या होता है, Q बराबर C भी, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/V। तो V की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, C इक्वल टू 4πε0 के A, और जब निर्वात था वायु में स्थित रहेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे K इक्वल टू 1, और जब K इक्वल टू रख देंगे कितना आएगा, C इक्वल टू 4πε0 A, कितना आ जाएगा 4πε0 ये। हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है, हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी क्या करना है हमको, यहाँ पे इसकी ऊर्जा निकालना है कि जब किसी आवेश चालक को हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो वह कितने ऊर्जा का, यानी कितना ऊर्जा उस पर क्या होता है, संचित होता है। तो यदि यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि धारिता के परिभाषा से हम लोग जानते हैं, धारिता के परिभाषा से आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे कि धारिता की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, भी होता है। क्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, भी होता है। यानी क्या होगा, जैसे हमारा ओम के नियम में क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, भी प्रोपोर्शनल आई का ऐसे बनता है एकदम सीधा में। यानी क्या होगा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भी। तो पहले आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कहेंगे किसी धारिता या किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसका मान क्या होता है, क्यू प्रोपोर्शनल भी से ये क्या हो जाएगा, भी, और ये हमारा क्या होगा, नीचे वाले ग्राफ पे क्यों हो जाएगा। तो ऐसे चल रहा है, तो हम लोग जानते हैं किसी ग्राफ को जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ABC, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किया गया कार्य। यहाँ से क्या करेंगे, चित्रानुसार किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/2, या फिर ऐसे समझिए W इक्वल टू ABC का क्षेत्रफल, यानी किया गया कार्य क्या होगा, ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ W इक्वल टू क्या होगा, ABC के क्षेत्रफल, ये क्या समकोण त्रिभुज यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी AC गुणे
AC और गुणे ऊंचाई क्या होगा इसका BC। तो W इक्वल टू क्या होगा हाफ गुणे AC मतलब क्या है हमारा Q है, और गुणे BC मतलब क्या है उसकी ऊंचाई क्या है V है, यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ Q V। सो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी क्या हो जाएगा W इक्वल टू यू, क्या हो जाएगा यहाँ से W इक्वल टू यू हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा U बराबर हाफ क्यू भी, U बराबर कितना आ जाएगा हाफ क्यू भी, या Q बराबर क्या होता है C भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा U इक्वल टू हाफ C भी स्क्वायर, U इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ C भी स्क्वायर, या देखिए V इक्वल टू क्या होता है Q बाई C होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना होगा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई C, कितना हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। हमारा क्या है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी U इक्वल टू हाफ क्यू भी, U इक्वल टू हाफ C भी स्क्वायर और U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। करना कैसे है हम लोग जानते हैं कि Q प्रोपोर्शनल भी होता है, जैसे ओम का नियम होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ही Q प्रोपोर्शनल भी का भी क्या होगा ग्राफ ये होगा। तो किसी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है उसके द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ से जब W बराबर किया गया हम क्या कार्य निकालेंगे चित्र अनुसार, तो क्या होगा W इक्वल टू ABC का क्षेत्रफल। तो ABC हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है इसका AC और ऊंचाई कितना है इसका BC है। आधार कितना है इसका AC और ऊंचाई कितना है इसका BC है। तो AC गुणे BC, AC का मान कितना है Q है और BC मान कितना है V है। तो यहाँ W इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ Q भी। अब हम लोग जानते हैं कि चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा यानी क्या होगा W इक्वल टू यू के, W इक्वल टू किसके हो जाएगा U के। तब यहाँ से क्या आ जाएगा U इक्वल टू हाफ Q भी, तो Q इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग C भी। तो यहाँ पे क्या होगा C भी स्क्वायर हो जाएगा, या V इक्वल टू क्या होगा Q बाई C। तो जब यहाँ पे Q बाई C रखेंगे कितना होगा Q स्क्वायर बाई C, यानी U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। यही हमारा क्या है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। सो दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण में हम लोग तीन चीज निकालते हैं। कितने चीज निकालते हैं तीन चीज। पहला क्या होता है हम लोगों का, पहला होता है उभयनिष्ठ विभव, यानी दोनों चालक पर उभयनिष्ठ विभव क्या है। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में ये होता है कि पहले से स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी पहले से कितना दूसरे में आवेश स्थानांतरित हुआ है। और तीसरा क्या होता है कि आवेश के स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी कि कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ। तीनों में यही तीन चीज निकलता है। पहला क्या निकलेगा विभव, दूसरा में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, और तीसरा क्या रहेगा हम लोगों का ऊर्जा का ह्रास। तो पहले हम लोग फिगर देखते हैं इसका। तो इसमें देखिए फिगर में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना दो धारिताएं, माना दो चालक ए व बी हैं। देखिए चालक मैं बना देता हूँ, ये चालक हमारा ए हो गया और ये चालक क्या हो गया हम लोगों का बी हो गया। ये हमारा क्या है चालक ए है और ये क्या है चालक बी है। चालक ए है और ये क्या है चालक बी है। चालक ए पर ए की धारिता C1, चालक बी की धारिता C2। चालक ए का समझिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, चालक ए पर आवेश क्या है हम लोगों का Q1 मान लेंगे, और चालक बी पर आवेश कितना है Q2 मान लेंगे। मान लेते हैं चालक एक को V1 विभव दिया गया और चालक बी को V2 विभव दिया गया। इतना लिखेंगे कि माना दो चालक ए व बी है, इनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2, आवेश क्रमशः Q1 Q2 तथा विभव क्रमशः कितना है V1 तथा V2 हो। तो जब इनको एक पतले तार के द्वारा जोड़ते हैं, जब इनको हम लोग क्या करते हैं पतले तार के द्वारा जोड़ते हैं, पतले तार के द्वारा ऐसे जोड़ दिए, इनको हम क्या करेंगे किसी पतले तार के द्वारा जोड़ देंगे। तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या होगा Q1 बराबर C1 V1 तथा बी के लिए क्या हो जाएगा Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 और V2।
यानी जब जोड़ देंगे तो हमारा पहले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1 जोड़ने से पहले, और ये क्या है हमारा Q2 पर कितना रहेगा, C2 V2 आवेश रहेगा। अब यहाँ पे जब दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों चालक ए व बी को जोड़ देते हैं, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनमें का हम लोग क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव। पहला हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव कैसे निकलेगा, उभयनिष्ठ विभव निकलेगा, देखिए V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, मतलब इसका क्यों ले कि इसका क्यों ले, तो ना हम इसका लेकर ना इसका लेकर दोनों का लेते हैं, यानी कुल आवेश क्या ले लेंगे, कुल आवेश अब बटा के कुल धारिता, कुल आवेश बटा के कुल धारिता, ये हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव को हम लोग किससे प्रकट करते हैं, V से, इक्वल हो जाएगा कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, कुल धारिता कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब चूंकि समीकरण 1 व 2 से है, समीकरण 1 व 2 से Q1 बराबर कितना है, C1 V1, और Q2 बराबर कितना है, C2 V2, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये हमारा क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, C1 V1 और प्लस कितना हो जाएगा, C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। सेकेंड में हमको क्या निकालना है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे निकलेगा, कि मान लेते हैं कि माना चालक ए पर आवेश Q1 था तथा जोड़ने पर Q1 डैश रह गया। ध्यान दीजिएगा, यानी पहले आवेश Q1 था, बाद में कितना आ गया, Q1 डैश। देखिए हम कह दे कि आपके पास कुल 10 रुपया है, पहले आपके पास कितना रुपया है, कुल 10 रुपया है, और बाद में आपके पास 7 रुपया बचा, तो आपने कितना खर्चा कर दिया, तो कहेंगे कि 3 रुपया। कैसे निकला, कि पहले में से क्या किया, अंतिम वाले को घटा दिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, पहले Q1 है, बाद में Q1 डैश, यानी कितना होगा, Q1 माइनस Q1 डैश। कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। तो जोड़ने के पहले Q1 बराबर कितना होगा, C1 V1, माइनस जोड़ने के बाद Q1 बराबर कितना होगा, C1 और V1 नहीं रहेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया है, V, तो यहाँ कितना हो जाएगा, C1 और V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए C1 V1 माइनस C1, और V की वैल्यू कितना है, यहाँ से रख देंगे, यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान कितना होगा, C1 प्लस C2, यानी कितना है हमारा, देखिए C1 V1 माइनस C1, और कोष्टक में कितना हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2। ये हमारा क्या है, यहाँ से उभयनिष्ठ विभव हो गया। सो जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके बटा 1 मान लेते हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें, देखिए तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, C1 स्क्वायर V1, इसका गुणा, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, प्लस C1 C2 V1, देखिए क्या होगा, C1 C2 और V1, फिर माइनस का गुणा इसमें कर देंगे, माइनस C1 स्क्वायर V1, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, माइनस C1 C2 और V2, माइनस C1 C2 और कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए क्या होगा, C1 स्क्वायर V1, और यहाँ भी क्या हम लोगों का C1 स्क्वायर V1, तो क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास, C1 C2 V1 और माइनस
C1 C2 V2 अपान क्या है C1 प्लस C2। सो जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि C1 C2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो C1 C2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा V1 माइनस V2 और अपन क्या होगा C1 प्लस C2। ये हमारा क्या है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितना होगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कोष्टक में V1 माइनस V2। अब हम लोग क्या निकालेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। यहाँ से क्या निकलेगा हम लोगों का आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो ऊर्जा का ह्रास कैसे निकालेंगे कि जोड़ने के पहले कितना ऊर्जा था उसके पास और जोड़ने के बाद कितना ऊर्जा रह गया और दोनों क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। यानी जोड़ने के पहले कितनी उसके पास ऊर्जा है और जोड़ने के बाद कितना ऊर्जा है और दोनों को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे और घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा उसका ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। सो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग पहले निकालेंगे जोड़ने के पहले ऊर्जा। क्या निकालेंगे जोड़ने के पहले ऊर्जा तो जोड़ने के पहले हमारा ऊर्जा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से U इक्वल टू पहले का कितना होगा पहले वाले पे A पर तो U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा और B पर क्या होगा U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा ये क्या है पहले का समझिएगा किसका है ये क्या है पहले का। तो जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हाफ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितना आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस कितना होगा C2 V2 स्क्वायर। ये क्या है जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा है देखिए ये क्या हो गया हम लोग का जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितना हो गई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे जोड़ने के बाद की ऊर्जा तो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं U और पहले का मतलब क्या कर देते हैं हम इसको एगो से एगो मतलब क्या होगा पहले का और बाद का मतलब क्या कर देंगे उसको B से। तो जोड़ने के पहले ऊर्जा जोड़ने के पहले का निकल गया आप क्या निकालेंगे जोड़ने के बाद तो जोड़ने के बाद के लिए क्या करेंगे देखिए जोड़ने के बाद तो दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया है B, यानी यहाँ से जोड़ने के बाद हमारा होगा जो U आएगा मान लेते हैं ये हमारा क्या है जोड़ने के बाद वाला B है U क्या है हम लोगों का B। तो U भी इक्वल टू कितना होगा हाफ C भी स्क्वायर होता है तो C क्या होगा इसका दोनों का योग यानी कितना होगा C1 प्लस C2। C क्या होगा दोनों का C1 प्लस C2 और प्लस V स्क्वायर तो V स्क्वायर कौन सा लेंगे ये उभयनिष्ठ विभव क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हम लोगों के पास V है तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा V स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा U भी इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ क्या हो जाएगा V स्क्वायर। इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और तो U B इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1/2 हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V2 स्क्वायर यानी क्या होगा यहाँ से देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है जोड़ने के बाद की ऊर्जा है U B इक्वल टू कितना आ गया हाफ C1 प्लस C2 और ये क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये हमारा क्या आ गया जोड़ने के बाद की ऊर्जा। अब हम निकालेंगे ऊर्जा का ह्रास। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे ऊर्जा का ह्रास निकाल लेते हैं यहाँ से देखिए कितना आता है ऊर्जा का ह्रास। तो ऊर्जा का ह्रास कैसे निकलेगा कि जोड़ने के पहले उसके पास कितना ऊर्जा है और माइनस जोड़ने के बाद उसके पास कितना ऊर्जा है। तो कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ काम करने से पहले 10 जूल का ऊर्जा है काम करने के बाद कितना जूल ऊर्जा बचा 5 जूल ऊर्जा तो हम कहेंगे कितना आपने ऊर्जा का ह्रास किया तो कितना होगा 10 - 5 बराबर
5 जूल का ऊर्जा का आपने क्या कर दिया, यहाँ से हरास कर दिया। तो हमारे पास क्या है, जोड़ने के पहले की ऊर्जा ये है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और जोड़ने के बाद कितना है हाफ C1 प्लस C2 और क्या है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ से ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, देखिए UA माइनस UB, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। सो जब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, UA माइनस UB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों का देखिए UA माइनस UB इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अपान कितना होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से जो हम लोगों का आ जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से UA माइनस UB इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, हाफ को बाहर ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे हम लोग 1/2 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ कितना होगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए एक बार स्क्वायर इसको देते हैं, एक बार नीचे वाले को, तो जब स्क्वायर एक बार ऊपर वाले देंगे एक नीचे वाले को, तो क्या होगा C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और अपान कितना बचेगा हमारे पास C1 प्लस C2। चूंकि देखिए एक स्क्वायर ऊपर देंगे एक स्क्वायर नीचे, तो ऊपर वाला हमारा बचा है और नीचे वाला क्या हो गया 2 ठो, तो इस 2 को क्या करेंगे C1 प्लस C2 से काट देंगे, तो काट देंगे तो एक नीचे बचेगा, क्या बचेगा C1 प्लस C2, नीचे क्या बचेगा हमारे पास C1 प्लस C2 बचेगा। और इसका एलसीएम लेके खोल लेते हैं पूरा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास UB माइनस U और UA माइनस UB इक्वल टू हाफ। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, देखिए गुणा कर रहे हैं तो C1 स्क्वायर और क्या होगा V1 स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा प्लस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा C2, देखिए C2 गुणा इसमें करेंगे हम लोग, तो जब C2 गुणा इसमें करेंगे कितना होगा C2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, और माइनस C2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर C1 V1 और प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बटा के पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, कुल बटा के हमारे पास हो जाएगा C1 प्लस C2, कुल बटा कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो आएगा हम लोगों का UA माइनस UB इक्वल टू UA माइनस UB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हाफ कॉमन लेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस कितना होगा, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2C1 C2 V1 V2 2C1 C2 और V1 V2 2C1 C2 और क्या आएगा V1 V2, और पूरा के अपान में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 अपान क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये क्या होगा इससे कट जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इधर होगा C2 स्क्वायर और क्या होगा ये V2 स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा V2, तो ये हमारा क्या हो गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और ये हमारा क्या है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हमारा क्या है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए बचा क्या C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, और इसमें C1 C2 यहाँ भी है, यहाँ भी हम लोग क्या है C1 C2 है
और यहाँ भी हम लोग क्या है C1 C2। तो हम क्या करेंगे UA माइनस UB इक्वल टू सब में से 1/2 C1 C2 क्या कर लेंगे, काम ले लेंगे। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे C1 C2 काम लेंगे और नीचे क्या है हम लोगों का C1 प्लस C2। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए C1 C2 काम तो हो जाएगा यहाँ से V2 स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा प्लस V1 स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा -2 V1 V2, यानी 1/2 C1 C2 कॉमन हो गया यहाँ से। तो क्या होगा V2 स्क्वायर प्लस क्या होगा V1 स्क्वायर -2 V1 V2, ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया। सो जब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, यानी देखिए हमारा क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB को जब बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा UA माइनस UB इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा हाफ C1। तो यहाँ देखिए क्या होगा हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और क्या होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और कोष्टक में क्या आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अतः हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा क्या हो जाएगा यहाँ से हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और कोष्टक में क्या होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये हमारा क्या आ गया है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कैसे निकला है कि जोड़ने के पहले की ऊर्जा निकाल लिया हम लोग, क्या निकाल लिया जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, फिर क्या करेंगे पहले वाले में से बाद को घटा देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा हम लोगों का कुल स्थानांतरित ऊर्जा निकल जाएगा यहाँ से। सो देखिए यहाँ से आप चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार हमारा कहाँ है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्र। वो क्या है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, क्या होता है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ये हमारा क्या होता है संधारित्र। तो इसका फिगर देखिए ये होता है, ये हमारा क्या है संधारित्र में एक प्लस प्लेट होता है और एक क्या होता है माइनस प्लेट होता है, एक प्लस प्लेट होता है एक माइनस। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, तो संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है शून्य। शून्य कहने का मतलब हुआ कि एक प्लस एक माइनस तो शून्य, फिर प्लस फिर माइनस फिर शून्य। तो इसी प्रकार जो कुल आवेश रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास शून्य हो जाएगा, संधारित्र का कुल आवेश कितना हो जाएगा शून्य। अगला होता है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है कि यदि मान लें कि माना संधारित्र की दो प्लेटें पर आवेश क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q
हो तथा उनके बीच भी विभवांतर स्थापित करे तब जो उसकी धारिता होती है, सी होती है, वह क्या होती है, Q बाई भी। यानी जो धारिता हम लोगों का होता है वही क्या होता है, संधारित्र। तो इसका भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q एवं उसमें विभव में वृद्धि भी के अनुपात हम लोग कहेंगे, उसकी क्या कहेंगे हम लोग, संधारित्र की धारिता। यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उस पे आवेश की मात्रा Q एवं विभव में वृद्धि भी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। इसका भी मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वही कूलाम प्रति वोल्ट। ये इसकी क्या हो गई, मात्रक हो गई। ये हम लोगों का अदिश राशि है। धारिता कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है कि यदि किसी संधारित्र की दो प्लेटें, क्योंकि संधारित्र में कितनी प्लेटें, दो। संधारित्र को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो पंखा में लगा होता है हम लोग का फैन में कंडक्टर, उसी कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। उसमें क्या होता है, दो प्लेट होता है, एक धन प्लेट होता है, एक क्या होता है, ऋण प्लेट। धन प्लेट पर धन आवेशित होते हैं और ऋण प्लेट पर क्या होते हैं, ऋण आवेशित। और इसको पैक करके व्हाइट कलर में क्या करते हैं, इसको हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। यही चीज क्या होता है, हमारा पंखा तेज चलने लगता है। इसीलिए देखिए, एक बार धन आवेशित होता है, एक बार ऋण आवेशित। चूंकि हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, तो एक बार अपर चलेगा, एक बार लोअर, फिर अपर, फिर लोअर। तो अपर में क्या होगा, आवेशित होगा, और फिर क्या होगा, ऋण आवेशित। तो जो आवेशित हो जाएगा, तो जब पंखा बंद होने वाला रहेगा तब ये अपना आवेश क्या करता है, फैन को दे देता है। तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर का काम करता है। कंडक्टर नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सो देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसर। यानी सीधे सीधे कैपेसिटर कहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। संधारित्र यानी इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर, जो फैन में लगा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वह कौन कौन से कारक है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है प्लेटों के क्षेत्रफल। प्लेटों के क्षेत्रफल पर यह क्या करता है, निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल पे कहने का मतलब ये होता है कि C प्रोपोर्शनल किसके होता है, A का। क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कहेंगे किसी संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी संधारित्र की धारिता C होती है, वह प्लेट की दूरी बीच के D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, C प्रोपोर्शनल 1/D। यानी उनके प्लेट जितना दूर दूर रहेंगे उसकी धारिता क्या होगी, उतना ही कम। यानी जितने प्लेट उसके पास पास रहेंगे उसकी धारिता क्या रहेगी, उतना ही अधिक रहेगी। नेक्स्ट है हम लोगों का प्लेटों के बीच माध्यम पर। प्लेटों के बीच माध्यम पर। तो प्लेटों के बीच माध्यम पर यह क्या होता है, C प्रोपोर्शनल टू K। यानी क्या करेंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यह क्या होती है, प्लेटों के बीच माध्यम पर, यह माध्यम पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी निर्वात प्लेट के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से स्टार्ट करना है। तो क्या है हम लोग का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, प्लेट X तथा प्लेट Y है। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, प्लेट X तथा क्या है, प्लेट Y है। प्लेट X जो कि क्या है, धन आवेश से आवेशित है। प्लेट X जो कि किससे आवेशित है, धन आवेश से। तथा प्लेट Y ऋण आवेश से आवेशित है। तथा प्लेट Y किससे आवेशित है, ऋण प्लेट से आवेशित है। तथा प्लेटों का
पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है हम लोगों का, सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तथा इसे किसी बैटरी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये कहाँ जुड़ा होता है हम लोगों का, पृथ्वी से। ये कहाँ जुड़ा होता है हम लोगों का, पृथ्वी से। हमारा क्या होगा, पृथ्वी से। अब क्या करेंगे कि इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसे एक समान किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। कहेंगे कि इसे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाता है तथा इसे किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परिवर्तन कितना है, के है। चलिए मैं उसी बात को लिख देता हूं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें x तथा y है। माना संधारित्र की दो समांतर प्लेटें क्या है, प्लेट x तथा क्या है, प्लेट y है। प्लेट x धनावेशित है तथा प्लेट y क्या है, ऋण आवेशित है। यानी कि प्लेट x हमारा क्या है, धन आवेशित से आवेशित है और प्लेट y क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है तथा यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। यानी मान लें कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट x तथा प्लेट y है। प्लेट x धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट y क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेटों की पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है तथा यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिमाण कितना है, के है तथा यह क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हम लोग क्या है, स्थित है। तब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान के ए। सिग्मा एक मान क्या होता है, के ए। चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। क्योंकि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपान के, ये क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यू अपान ए रखेंगे कितना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट। यानी E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट जब कोई परावर्तितांक के रखा हो, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो जब यहाँ पे क्यू बाई ए को पुट करेंगे कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो तो, यदि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो, भी हो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। और इनके बीच दूरी क्या है, D है। इनके बीच दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो E इक्वल टू क्या होगा, V बाई डी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, V इक्वल टू E इंटू डी। V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 से यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से E का मान रखने पर जब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, E का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा, डी। क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा से हम लोग जानते हैं
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यही क्या करेंगे, इसी V का मान इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, C इक्वल टू Q अपान V की वैल्यू कितना है, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट और क्या है D। तो ये Q से Q कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा D। अतः क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और जब यहाँ पे निर्वात रहेगा तो के इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निर्वात हो तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जब कोई परावर्तन रहेगा तो कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या करना है यहाँ पे कि मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट एक्स तथा प्लेट वाई है। ये हमारा क्या है, प्लेट एक्स है, और ये हमारा क्या है, प्लेट वाई है। प्लेट एक्स धनावेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई क्या है, ऋणावेश से आवेशित है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, जिसका परिमाण कितना है, के है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी एवं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तब प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू सिग्मा बाई क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए। तो ई इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि प्लेटों के मध्य विभवांतर भी होगा तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। तो वी इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी। तो समीकरण एक से क्या होगा, ये समीकरण एक से क्या होगा, ई का मान रख देंगे इसमें, ई का मान क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। तो भी के बाद जब भी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ से जब क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 1। तो निर्वात अथवा वायु के लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी नॉट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी नॉट। इसको हम लोग करते हैं समीकरण 2, इसको क्या करते हैं समीकरण 3। तो जब हम लोग समीकरण 2/3 करते हैं, समीकरण 2/3, तो क्या आता है, सी बाई सी नॉट इक्वल टू क्या आता है, के। तो सी इक्वल टू क्या होगा, के सी नॉट। सी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई परावैद्युत पदार्थ के हो, और के सी नॉट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब वह क्या हो, रिक्त स्थान हो, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया गया हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका भी फिगर देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य में कोई के पदार्थ का क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो। तो इसका हम फिगर पहले देख लेते हैं। सो देखिए हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ये क्या है, प्लेट एक्स हो गया, ये क्या हो गया, प्लेट वाई। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, स्मॉल डी है। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, स्मॉल डी। एक प्लेट रहेगा धन आवेश से आवेशित, और एक प्लेट क्या रहेगा, ऋण आवेश से आवेशित रहेगा। क्या करेंगे, एक को बैटरी जोड़ेंगे और एक को क्या करेंगे, पृथ्वी जोड़ देंगे, ठीक है। और इनके बीच का जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इनके बीच का क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई टी मोटाई का, कोई क्या करेंगे, कोई टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ क्या करेंगे, ऐसे भर देंगे। अब समझिए ये टी है और ये डी है, तो शेष स्थान कितना बचेगा हमारे पास, डी माइनस टी। शेष स्थान कितना बचेगा, डी माइनस टी। तो वही यहाँ पे लिख देंगे कि माना, देखिए हम लिखने में बता दे रहे हैं, जैसे ये लिखे एकदम वैसे ही लिखाएगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें, प्लेट एक्स तथा क्या है, प्लेट वाई है। प्लेट एक्स धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। प्लेट एक्स धन आवेश से आवेशित है तथा प्लेट वाई किस आवेश से आवेशित है, ऋण आवेश से। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना है, स्मॉल डी है। इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है। तथा इनके मध्य में कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का, कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। कोई टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तब यहाँ से हम लोग स्टेप क्या लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पदार्थ न रखा हो, जब टी मोटाई का पदार्थ न रखा हो,
पदार्थ न रखा हो। तो जब कोई टी मोटाई का पदार्थ नहीं रखा होगा तो क्या होता है हम लोगों का ई नाट। ई नाट इक्वल टू क्या होगा, देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, तो जब यहाँ पे क्यू बाई ए पुट करेंगे तो कितना होगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ई नाट इक्वल टू कितना होगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या रहेगा, जब टी मोटाई का पदार्थ रखा हो तो क्या करेंगे, जब पदार्थ को रख देंगे तब यहाँ कितना आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, यानी क्या होगा ई इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर प्लेटों के मध्य विभवांतर भी स्थापित करने पर तो क्या करेंगे, जब प्लेटों के बीच भी हम क्या करेंगे स्थापित करेंगे तो कुछ भी तो इस रिक्त स्थान में भर जाएगा और कुछ क्या होगा इसमें। तो रिक्त स्थान के लिए क्या होगा v बराबर ई इंटू डी, तो बीच की दूरी कितना है डी माइनस टी। देखिए तो जो v होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा। पहला क्या होगा रिक्त स्थान में, पहला किस में जाएगा रिक्त स्थान में, और प्लस क्या होगा दूसरा परावैद्युत पदार्थ यानी टी मोटाई में। देखिए तब v इक्वल टू क्या होता है ई इंटू डी, तो जब खाली स्थान पर रहेगा तो कितना रहेगा ई नाट और गुणे तब खाली स्थान में रहेगा तो इसके बीच दूरी कितना है डी माइनस टी है, तो डी माइनस टी। अब प्लस जब भर दिया गया तो क्या होगा ई और गुणे इसकी मोटाई कितना हो गई टी, तो कितना होगा ई इंटू टी। अब क्या करेंगे ई नाट एवं ई का मान इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा v इक्वल टू ई नाट का मान कितना है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना रखेंगे हम लोग क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस ई का मान कितना है क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है हम लोगों का टी है, ये हम लोग क्या है टी है। तब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कौन हो जाएगा, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कौन लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा डी माइनस टी और प्लस ये क्या होगा टी बाई के बचेगा, यानी कि क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में क्या बचेगा डी माइनस टी और प्लस क्या होगा टी बाई के, यही हमारा क्या होगा यहाँ बचेगा शेष। सो यहाँ से हम लोग का देखिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि क्यू बराबर क्या होता है सी भी, क्यू बराबर क्या होता है सी भी होता है। तो यहाँ से हम लोग का जो सी बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई भी, सी बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई भी हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू का मान देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपान भी की वैल्यू ये है हमारा क्या है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये क्या होगा क्यू स्क्वायर कट जाएगा और ये ए एप्सिलॉन नॉट जो है वह कहाँ चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से हम लोग का जो आएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया अपान क्या होगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ये हमारा क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेट के बीच टी मोटाई एवं के परावर्तन का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। ये हमारा क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई टी मोटाई तथा के परावर्तन कोई क्या कर दिया गया रख दिया गया। अब यहाँ से इसकी देखेंगे हम लोग विशेष स्थितियाँ, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे इसकी विशेष स्थितियाँ। तो विशेष स्थिति में क्या होगा, विशेष स्थिति में पहला क्या होगा कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी जो ये टी मोटाई का क्या हो पूरे बीच में भर दिया जाए, तो जब पूरे स्थान में भर देंगे तो क्या होगा कि जो टी होगा इस डी के बराबर हो जाएगा, यानी टी बराबर किसके हो जाएगा डी के, टी बराबर किसके हो जाएगा डी के। तो जब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा टी बराबर किसके हो जाएगा डी के, ये टी बराबर किसके हो जाएगा डी के। तो यहाँ से क्या होगा टी माइनस टी यानी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा टी माइनस टी यानी कितना हो जाएगा ये जीरो, तो जीरो हो जाएगा तो के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से सी इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा सी इक्वल टू
के ए एप्सिलॉन नॉट अपान इस टी क्या होगा डी के बराबर, तो यहाँ कितना जाएगा डी, यानी क्या होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा डी। जब पूरे स्थान में हम लोग क्या करेंगे, टी मोटाई का कोई परावर्तन का कोई क्या कर देंगे, पदार्थ को भर देंगे। सेकेंड में क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप में कि जब स्थान रिक्त हो, जब स्थान क्या हो रिक्त हो, तो जब स्थान रिक्त होगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा जीरो, जब स्थान रिक्त रहेगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तब यहाँ से देखिए, तब यहाँ से हम लोग ये टी बराबर जीरो, ये टी बराबर जीरो, तो ये दोनों खत्म होंगे, बचा डी, तो यहाँ से सी बराबर कितना जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा दो विशेष स्थितियाँ हैं। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच रिक्त स्थान हो, और ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब टी मोटाई का कोई के परावर्तांक रख दिया गया हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक वो है संधारित्र का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन, धारित्रों का समायोजन। देखिए जो संधारित्रों का समायोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, उसी प्रकार क्या होता है संधारित्रों का संयोजन। उसमें क्या होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब देखिए संधारित्रों समायोजन में पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समायोजन। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन। तो श्रेणी क्रम समायोजन में देखिए श्रेणी क्रम में इसमें क्या होता है आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है विभवांतर समान। तो जो चीज बढ़ता है उसी को हम लोग क्या करेंगे उसी बराबर लिखेंगे। देखिए जैसे मानेंगे कि ये हमारा क्या है, ये पहला प्लेट हो गया, ये क्या हो गया दूसरा प्लेट हो गया, और क्या हो गया हम लोगों का तीसरा प्लेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और ये क्या हो गया तीसरा प्लेट। तो मान लेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की तीन प्लेटें C1 C2 और क्या हम लोगों का C3 है, जिनकी धारिता क्या है C1 C2 और C3 है, तथा इनको भी विभवांतर देने पर इनका विभव V1 V2 और क्या हो जाता है V3 हो जाता है। इन पर आवेश की मात्रा क्या रहेगा समान रहेगा, इसमें भी क्यों, इसमें भी क्यों, और इसमें भी क्या रहेगा क्यों रहेगा। तो इसमें क्या होगा प्रथम प्लेट के लिए, प्रथम प्लेट के लिए तो क्यों बराबर कितना होता है C1 V1 बटा क्या है इसमें देखिए V1 V2 V3, तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों अपान C1, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों अपान C1। अब क्या होगा द्वितीय प्लेट के लिए कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग द्वितीय प्लेट के लिए, द्वितीय प्लेट के लिए। तो यहाँ से द्वितीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा देखिए क्यों बराबर क्या हो जाएगा C2 V2, तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों अपान C2, यहाँ से क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू क्यों अपान C2। अब क्या होगा तृतीय प्लेट के लिए, तृतीय प्लेट के लिए तो जब तृतीय प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए क्यों बराबर C3 V3, तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यों अपान C3। तो जब हम तीनों को जोड़ देंगे यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, तो क्या हो जाएगा देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्यों अपान C1 प्लस क्यों अपान C2 प्लस क्या होगा क्यों अपान C3। अब यदि हम मान लें यहाँ से यदि संपूर्ण विभवांतर हमारा भी हो, विभवांतर क्या हो भी हो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा V हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यों उसमें इसका मान लेंगे तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब चूंकि देखिए क्यों बराबर क्या होता है C V, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होगा क्यों अपान C, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यों अपान C बराबर क्यों 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ से क्या होगा क्यों उसके कट जाएगा तो 1 अपान C बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। जब श्रेणी क्रम में क्या करेंगे हम लोग तीन प्लेट को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तरीका यही कि जो बढ़ेगा उसको एक तरफ रखेंगे। अब देखिए समांतर प्लेट में देखिए श्रेणी क्रम में ये हो गया, समांतर क्रम में क्या बढ़ेगा भी, तो भी को अलग अलग करेंगे।
अब देखिए हमारा क्या क्या रहेगा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक प्लेट हो गया, ये दो प्लेट हो गया, हमारा क्या हो गया तीन प्लेट। ये क्या है, समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये किससे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो पहले का धारिता कितना होगा C1, इसका हो जाएगा C2, इसका क्या हो जाएगा C3। इसमें क्या होगा आवेश Q1, इसमें आवेश कितना हो जाएगा Q2 और इसका आवेश कितना हो जाएगा Q3। लेकिन इसका विभवांतर क्या रहेगा, V रहेगा। तब यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम प्लेट के लिए, प्रथम प्लेट के लिए तो देखिए Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 बराबर C1 V, Q1 बराबर क्या होगा C1 V। इसी प्रकार द्वितीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2 भी, और तृतीय प्लेट के लिए क्या हो जाएगा Q3 बराबर C3 भी। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर कितना हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब यदि हम मान लें कि माना, या ऐसे करिए कि संपूर्ण आवेश क्या हो, क्यों हो, संपूर्ण आवेश क्या हो, क्यों हो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या हो जाएगा Q3। तो यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी और प्लस क्या होगा C3 भी। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से जो आएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा V, चूंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ से क्या होगा CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये से V कट जाएगा, C इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब समांतर क्रम में तीन प्लेटों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार जब n प्लेट रहेंगे तो क्या कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डाटा डाट कितना होगा प्लस C n। ये हमारा क्या होगा, अगर 3 से अधिक रहेगा तब, अगर 3 से अधिक रहेगा तो हमारा ये हो जाएगा, और यदि 3 से कम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये। और ये हमारा क्या है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हमारा किसके लिए श्रेणी क्रम में है, और ये हमारा क्या है समांतर क्रम में। जस्ट उल्टा होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। प्रतिरोध में समांतर क्रम में क्या होता है 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और समांतर क्रम में इसमें क्या होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या होता है समांतर क्रम का। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है RAC समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना किसी वायु संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा मध्य की दूरी D है। मध्य की दूरी क्या है उसके, स्मॉल d है। तब उसकी जो धारिता होती है, तब धारिता क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जब उनके बीच क्या हो, रिक्त स्थान तो क्या होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये हमारा क्या है जब रिक्त स्थान आएगा। तथा हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है V बाई डी। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी। V इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी। अब देखिए ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है तो पहले हम लोग यहाँ से ऊर्जा निकाल लेते हैं। अतः प्लेट की ऊर्जा तो प्लेट की ऊर्जा जो होती है U इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। प्लेट की ऊर्जा क्या होती है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब देखिए C का मान यहाँ पर रख देंगे और V का मान यहाँ पे, इसीलिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D और V इक्वल टू इंटू डी। इसके निकालने का मतलब यह है कि इन दोनों को मान कर करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा U इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D
और इंटू क्या होगा ई इंटू डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा u इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल डी गुणे क्या होगा ई स्क्वायर और गुणे क्या होगा यहाँ से डी स्क्वायर। तो क्या होगा डी से डी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u इक्वल टू हाफ, देखिए ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए व डी को पास में कर देते हैं। ए चूंकि एक डी कट गया एक डी बचा है, क्या होगा डी। ए क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और डी क्या है ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मतलब क्या होता है, यही हमारा क्या होता है आयतन। ये हमारा क्या होता है आयतन होता है। अब देखिए वही यहाँ दिखा देंगे हम लोग, वही क्या करेंगे यहीं पे नीचे दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे यहाँ पे नीचे, नीचे हम लोग दिखाएंगे कि प्लेटों के बीच का आयतन क्या होगा ए इंटू डी है। ए इंटू क्या है डी है। तो देखिए ये हमारा जो ए इंटू डी है इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे ला देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा ये हमारा u अपन क्या कर देंगे ए डी। यू अपन ए डी को हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा घनत्व, इसी को हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा घनत्व। तो यू ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा u अपन ए डी इक्वल टू बचा क्या हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा क्या है ऊर्जा घनत्व है। और जब यदि कोई के परावर्तन पदार्थ रहेगा, इसको देखिए हम ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रकट करते हैं, स्मॉल यू से। तो यदि कोई के परावर्तनांक पदार्थ रहेगा तब क्या होगा स्मॉल यू इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया ऊर्जा घनत्व जब रिक्त हो, और ये क्या है जब कोई के पदार्थ का रखा हो। ये हमारा क्या है दोनों का ऊर्जा घनत्व है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारा क्या है लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हम लोग का वान डे ग्राफ जनित्र। चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है वान डे ग्राफ जनित्र। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है कि वान डे ग्राफ जनित्र, इस वान डे ग्राफ जनित्र की खोज किसने की थी वान डे ग्राफ ने की थी। थोड़ा सा हम इसके क्या करते हैं ऐतिहासिक को जान लेते हैं। तो ऐतिहासिक में क्या जानेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की खोज वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1939 ईस्वी में किया था। किस ईस्वी में किया था सन 1939 ईस्वी में किया था। कहेंगे कि यह एक ऐसा जनित्र होता है जिसकी सहायता से 10⁻6 वोल्ट की कोटि 10⁻6 वोल्ट की कोटि वाला विभव उत्पन्न किया जा सकता है। यानी इसकी ऐतिहासिक क्या जानेंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र की खोज सर्वप्रथम वान डे ग्राफ ने सन 1939 ईस्वी में किया था। यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जो 10⁻6 वोल्ट की कोटि का विभवांतर उत्पन्न करता है। अब इसकी आएंगे ऐतिहासिक घटना के बाद क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे सिद्धांत पे। अब क्या आएंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत इसका दो ठो है। कितने सिद्धांत है इसका दो। फर्स्ट सिद्धांत होता है कि किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक स्थानांतरण तथा उत्सर्जन दोनों होता है। उत्सर्जन क्या करेंगे उत्सर्जन और अवशोषण ऐसे समझिए। स्थानांतरण मत कहिए यहाँ पे नुकीले सिरों से उत्सर्जन अवशोषण, उत्सर्जन और अवशोषण यानी किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक क्या होता है उत्सर्जन होता है और क्या होता है अवशोषण होता है। ये हमारा क्या है इसका सिद्धांत है। तो फर्स्ट सिद्धांत इसका क्या है कि किसी चालक के फर्स्ट सिद्धांत क्या रहेगा किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक क्या होता है ऊर्जा का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है और क्या होता है अवशोषण होता है। सेकंड इसका क्या है कि किसी खोखले गोलीय चालक पर जो आवेश होता है आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है। आवेश उसके कहाँ स्थित होता है पृष्ठ पर। ये हमारा दो सिद्धांत है। फर्स्ट सिद्धांत क्या है किसी चालक के नुकीले सिरों से ऊर्जा का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है और क्या होता है अवशोषण। सेकेंड सिद्धांत क्या है किसी चालक के यानी किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वह क्या होता है उसके पृष्ठ पर होता है। किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वह कहाँ होता है इसके पृष्ठ पर यानी बाहरी सिरे पर क्या होता है इस पे होता है। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा रचना देख लेते हैं।
रचना देखिए क्या होता है कि इसमें दो अचालक स्टैंड लगे होते हैं। ये पहला अचालक स्टैंड है और ये क्या है, दूसरा अचालक स्टैंड है। देखिए हमारा क्या आता है कि इसमें दो अचालक स्टैंड होते हैं। ये पहला अचालक स्टैंड है और ये हमारा क्या है, दूसरा अचालक स्टैंड है। अचालक स्टैंड का नाम दे दे चाहे तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। इसमें दो अचालक स्टैंड, स्टैंड ए व स्टैंड क्या होते हैं, बी होती है। तथा इसमें एक गोलाकार भाग यस होता है। देखिए ये कैसा होता है, गोलाकार भाग। ये हमारा क्या है, गोलाकार भाग है। इसको हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, इसका नाम देते हैं हम लोग यस देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, यस। कहेंगे इसमें दो अचालक स्टैंड ए बी होते हैं। इसमें दो अचालक स्टैंड क्या होते हैं, ए बी होते हैं। इस ए बी अचालक स्टैंड के ऊपर एक गोलाकार चालक खोखला गोली चालक कोष रखा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, खोखला गोली चालक कोष। खोखला गोली चालक कोष ये हमारा क्या है, स्टैंड है। अब क्या कहेंगे कि इसमें दो पुलिया, इसमें क्या होते हैं, दो पुलिया। ये हमारा क्या होता है, पहला पुलिया हो गया P1 और ये हमारा दूसरा पुलिया क्या हो गया, P2। ये P1 और P2 किससे जुड़े होते हैं, किसी रस्सी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, रेशम सिल्क अथवा धागा। ये क्या होते हैं, रेशम सिल्क अथवा धागे की पट्टी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं दूसरे से। P1 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक मोटर से होता है। P1 पुलिया का संबंध एक मोटर से होता है। ये हमारा क्या होगा, P1 पुलिया, ये हमारा क्या है, मोटर। तथा इस जो इसमें क्या होता है, दो कंघा होता है। कंघा यानी एक कंघा होता है C1 और एक कंघा होता है C2। ये हमारा क्या है, C1 है, ये हमारा क्या है, C2 है। C2 को खोखले गोली चालक को से जोड़ते हैं और C1 का संबंध एक एक दिष्ट धारा स्रोत DC, एक दिष्ट धारा स्रोत क्या होता है, DC, एवं उसके बाद किससे जोड़ते हैं, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये हमारा होगा इसकी रचना। तो क्या होगा, जबकि ये यहाँ से क्या करेगा, इसको आवेश देगा प्लस प्लस, तो ये आवेश कहाँ चले जाएंगे, इसके पृष्ठ पर। आवेश कहाँ चले जाएंगे, इसके पृष्ठ पर। अब देखिए इसका सिद्धांत, यानी इसकी सिद्धांत क्या थी, किसी चालक के नुकीले सिरे से ऊर्जा का यानी ये क्या होता है, आवेशों का सबसे अधिक उत्सर्जन और सबसे अधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। और किसी खोखले गोली चालक पर आवेश जो होता है उसके क्या होता है, पृष्ठ पर। किसी खोखले गोली चालक पर जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, पृष्ठ पर। रचना में आएंगे, कहेंगे कि इसमें दो अचालक स्टैंड ए बी लगे होते हैं। इस अचालक स्टैंड के ऊपर एक गोलाकार चालक खोखला गोली चालक कोष यस होता है। इन दोनों अचालक स्टैंड के ऊपर एक खोखला गोली चालक कोष यस ऊपर लगा होता है। इसमें दो पुलिया P1 तथा P2, इसमें दो पुलिया क्या होते हैं, P1 तथा P2 होते हैं। तथा जो रेशम सिल्क अथवा धागा, जो रेशम सिल्क अथवा धागा के पट्टी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जो रेशम सिल्क अथवा धागे की पट्टी से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। P1 पुलिया का संबंध एक मोटर से होता है। P1 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक मोटर से होता है। तथा P2 पुलिया का संबंध किससे होता है, एक कंघा C2 से होता है। अब कहेंगे कि इसमें दो कंघा C1 तथा C2 होते हैं। C1 कंघा का संबंध पट्टा यानी पुलिया P1 से होता है तथा C2 कंघा का संबंध पुलिया P2 से होता है। और P1 C1 किसका होता है, P1 से। C1 कंघा किससे जुड़ता है जाके बाहर, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि दिष्ट धारा स्रोत DC से। तथा C2 जो कंघा होता है किससे जुड़ता है, खोखले गोली चालक को से जुड़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रचना। अब आएंगे कार्य विधि पर। अब किस पर आएंगे, कार्य विधि। तो कार्य विधि में क्या लिखेंगे कि जब P1 पुलिया को क्या कहेंगे हम लोग कि जब, देखिए हमारा क्या है, मोटर है। ये हमारा क्या है, मोटर है। देखिए कहेंगे कि जब C1 को, समझिएगा कि जब कंघा C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न होते हैं। अब देखिए ये सब तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा कहने का मतलब ये है कि जब, ऐसे समझिए कि जब P1 पुलिया को मोटर के द्वारा, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो स्रोत से जोड़ते हैं, तब ये P1 व P2 पुलिया क्या करने लगते हैं, नचने लगते हैं। जैसे ही इन उपकरणों को क्या करते हैं हम लोग, इस मोटर को हम लोग क्या करते हैं, किसी क्या करते हैं कि जब इसको क्या करेंगे हम लोग उच्च विभव देंगे,
यानी कि जब मोटर को चलाएंगे तो ये क्या होगा, P1 पुलिया भी क्या करने लगेगा, नचने लगेगा। तो जब P1 पुलिया नचने लगता है तो यहाँ पे जो C1 कंघा है यह क्या करता है कि डीसी स्रोत से आवेशों को लेकर, डीसी स्रोत से क्या करेगा, आवेशों को लेकर इस पट्टे पर क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। और यह जो आवेश होते हैं आगे चलकर कहाँ पर पहुंचते हैं, C2 गंगा पर। और C2 गंगा क्या करता है, इनको अवशोषित करके खोखले गोली चालक कोष के पृष्ठ पर भेज देता है। क्या करता है कि खोखले गोली चालक पृष्ठ पर क्या करता है, ये भेज देता है। यही क्रिया क्या होती है, बार बार होती है। और खोखले गोली चालक के पृष्ठ पर 10 घाते 6 वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न हो जाता है। कार्यविधि में क्या करेंगे, जब P1 पुलिया को नचाते हैं तो C1 आवेशों का उत्सर्जन करके पट्टा पे देता है। C1 क्या करता है, आवेशों को उत्सर्जन करके कैसे देता है, हमको देखिए इतिहास नहीं लिखना है, जो होता है इसमें वही लिखना है कि जब P1 पुलिया को नचाएंगे तो C1 कंघा क्या करेगा, आवेशों को लेकर आएगा डीसी से और क्या करेगा, पट्टे पर उत्सर्जित कर देगा। अब ये आवेश क्या करेंगे, C2 के पास पहुंचेंगे। जैसे ये C2 के पास पहुंचेंगे तो C2 क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा और सभी आवेशों क्या करेगा, इस पृष्ठ पर क्या करेगा, भेज देगा। और जब यही क्रिया बार बार होगी तो इसके पृष्ठ पर 10 घाते 6 वोल्ट की कोटि का क्या होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। यही क्या होता है, हम लोगों का वान डे ग्राफ जनित्र होता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं एक दिन में एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ, यानी आपका जो फर्स्ट का 15 चैप्टर है यानी 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक टारगेट बैच चलता है मेरा और एक क्या चलता है हम लोगों का, नॉर्मल बैच। टारगेट बैच में जो 2021 का टारगेट बैच है, इसमें एक दिन में एक चैप्टर, आपका आज चौथा चैप्टर है, आज चौथा चैप्टर क्या होगा उसमें अपलोड हो जाएगा। यानी एक दिन में एक चैप्टर है, यानी आप 15 दिन में आपको कंप्लीट कोर्स इसका फीस का मिल जाएगा। और लास्ट का जो 10 दिन रहेगा वो सेकंड का करा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका आप लाभ उठा सके। क्योंकि 2021 का जो एग्जाम है वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसका भी मैं क्या करूंगा, अलग से टारगेट बैठ का क्लास चला दूंगा। उसमें क्या रहेगा, केवल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा। तो क्या रहेगा, ये सब पूरा क्या है, ये हमारा वानडे ग्राफ जनित पे हम लोगों का क्या होगा, चैप्टर खत्म हो गया। सो दोस्तों, क्या करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।